गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्विकली ज्वाइन करो सेशन बाबू। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है? कुछ ज़रूरी काम से वो बाहर गए थे, इसलिए लगभग पिछले लास्ट वीक में कोई वीडियो नहीं आ पाया, है ना। कल लौटे ही हम वहाँ से। काइनेमेटिक्स सबका कंप्लीट हो चुका था, है ना। आप आराम से उसके क्वेश्चंस बनाए, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस भी बनाए थे। और जो डाउट्स था उन्होंने उसको सॉल्व भी, मतलब पूछ के सॉल्व भी कर लिया अपना। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग भी हमारा थोड़ा सा बचा हुआ था, तो केमिकल बॉन्डिंग आज लिख करके करेंगे, इसको भी कंप्लीट करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, कोई डाउट किसी को? चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग बैक बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, है ना। आई होप आपको बैक बॉन्डिंग क्या है समझ में आ गया होगा, कंडीशंस क्या होते हैं बैक बॉन्डिंग के, ये क्लियर हो गया होगा। और बैक बॉन्डिंग रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, है ना। तो वो भी आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, चलो उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, बैक बॉन्डिंग को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, फिर ब्रिज बॉन्डिंग करेंगे। अगर हम इस चीज़ पे ध्यान दें, एक कंपाउंड होता है बाबू कार्बीन, है ना, कार्बीन। कार्बीन हम लोग बोलते हैं CH2 को। कार्बन के पास टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो उसने दो दो इलेक्ट्रॉन दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया, और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीके से, क्योंकि दो तरीके के कार्बीन्स होते हैं। ठीक है, एक कार्बीन को बोलते हैं सिंगलेट कार्बीन, और एक को बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बीन, है ना। सिंगलेट कार्बीन, और इसको बोलेंगे ट्रिपलेट कार्बन। अब इसको सिंगलेट और ट्रिपलेट क्यों बोलते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे आपके पास कार्बन है, आपने एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन बनाया, इसके पास 2 p सबशेल्स होंगे, उनको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, है ना। p ऑर्बिटल्स होंगे 2। और एक और बना लेते हैं, क्योंकि दो तरीके के होते हैं, इस तरीके का। तो अगर आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही p ऑर्बिटल्स में रहता है, जबकि इस जगह दो इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग p ऑर्बिटल्स में रहता है। कार्बन के पास टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ है, जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। इसके 2 इलेक्ट्रॉन एक सिंगल p ऑर्बिटल में है। बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर इन सेम p ऑर्बिटल, और यहाँ पे अलग अलग है ना। एक चीज इनका कैलकुलेट किया जाता है बाबू, उसको बोला जाता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है 2 × mod ऑफ s+1। ये चीज़ें मैंने आपको क्वांटम नंबर में पढ़ाई है ना। या अगर आप नहीं भी जानते हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, कि कभी भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर पूछा जाए तो वो 2 × mod ऑफ s+1 होता है। मेरे क्वांटम नंबर के लेक्चर्स देखना, उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पर s की वैल्यू जो होती है दैट इज टोटल स्पिन। एस जो होता है वो आपका टोटल स्पिन होता है। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं इसके लिए। यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का जो साइन है वो ऑपोजिट है, मतलब एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब एक प्लस हाफ होगा तो एक माइनस हाफ होगा। तो अगर हम इसके लिए कैलकुलेट करें, तो हम लिखेंगे जो टोटल स्पिन है वो प्लस हाफ और माइनस हाफ मिलकर क्या हो जाएगा, 0। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी 2 × 0 + 1 = 1। इसीलिए इस तरीके के कार्बीन को हम सिंगलेट कार्बीन बोलते हैं, क्योंकि इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है वो 1 आती है ना। इसको सिंगलेट कार्बीन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस तरीके के कार्बीन का जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो 1 आता है। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए कैलकुलेट करें, तो इसका जो टोटल स्पिन आएगा, यहाँ पे देखो दोनों इलेक्ट्रॉन है, दो अलग अलग पी सब शेल में है, और दोनों का साइन सेम है ना। तो आप इसको लिखोगे प्लस हाफ, तो दूसरा भी प्लस हाफ हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो 1। तो आप इसके लिए लिखोगे तो 2 × mod ऑफ s+1, तो 2 × 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3।
क्योंकि इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आ रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। तो ये सिंगलेट कार्बीन है और ये ट्रिपलेट कार्बीन है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है केमिस्ट्री में। कार्बीन वगैरह ऑर्गेनिक में भी आता है और इनऑर्गेनिक में भी कार्बीन के रिलेटेड क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं और आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसमें कंपैरिजन पूछा जाता है ना। अब आपसे इसमें कंपैरिजन पूछा जाएगा कि बताइए कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी का कंपैरिजन आएगा कि सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन में कौन ज़्यादा स्टेबल है ना। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही पी ऑर्बिटल में है, और एक ही पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण इनमें रिपल्शन ज़्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह रहेंगे तो आपस में रिपेल करेंगे, तो रिपल्शन होगा यहाँ पर ज़्यादा, और रिपल्शन यहाँ ज़्यादा होगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो आप लिख सकते हो कि सिंगलेट कार्बीन हैज़ मोर रिपल्शन। उसमें रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा, और रिपल्शन के ज़्यादा होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। और यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग घर में अलग अलग ऑर्बिटल्स में है, तो यहाँ पे रिपल्शन कम होगा, और यहाँ रिपल्शन कम होगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन। पहला क्वेश्चन तो ये रेडी हो गया। कार्बिन होता क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकाली जाती है, सिंगलेट कार्बिन ट्रिपलेट कार्बिन क्या होता है, ठीक है, और इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है। आई होप यहाँ तक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी लगाएंगे इसमें बैक बॉन्डिंग, पहले ये चीज़ समझ लो, अच्छे से देख लो। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, कमेंट करो बाबू अगर कोई डाउट है तो। कमेंट करो अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, चलो। इसी से मिलता जुलता एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं CCl2। वो CH2 था, यहाँ CCl2 है। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ दो हाइड्रोजन की जगह दो क्लोरीन है। तो इस कंपाउंड का नाम होता है डाई क्लोरो कार्बीन, है ना। इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग डाई क्लोरो कार्बीन। दिस इज डाई क्लोरोकार्बीन। ये कार्बीन है, अगर हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन की जगह अगर दो क्लोरीन लग गए तो ये डाई क्लोरोकार्बीन है। ये भी दो तरीके का हो सकता है, सिमिलरली सिंगलेट और ट्रिपलेट। सारा कॉन्सेप्ट सिंगलेट और ट्रिपलेट का वही है जो यहाँ था, बस यहाँ क्लोरीन क्लोरीन होगा। इस तरीके से दो पी ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही डब्बे में होंगे, यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में होंगे। ये सिंगलेट है, ये ट्रिपलेट है, सारा कॉन्सेप्ट यही वाला वहाँ पे लग रहा है। लेकिन अब अगर तुमसे पूछा जाए कि इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, ठीक है, अब तुमसे पूछा जाए कि आप इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए कि सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बीन और ट्रिपलेट डाइक्लोरोकार्बीन में कौन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिपल्सन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है जिसका नाम है बैक बॉन्डिंग। अगर आप ध्यान से देखो तो ट्रिपलेट कार्बीन में नो वैकेंट ऑर्बिटल, ट्रिपलेट कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन के पास तो 1s2 2s2 2p ही होता है, 2p। उसके भी यहाँ पर बॉन्ड्स बनाने में यूज हो गए इलेक्ट्रॉन, और ये जो दोनों p ऑर्बिटल है दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो कोई भी p ऑर्बिटल या कोई भी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर तुम देखो, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही p ऑर्बिटल में है, तो यहाँ पर आपके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अरे बोलो, आपको मेरे हिसाब से बैक बॉन्डिंग का कंडीशन तो याद ही होगा। क्या होता है बैक बॉन्डिंग का कंडीशन? बैक बॉन्डिंग का कंडीशन ये बोलता है कि आपके सेंट्रल एटम के पास या किसी भी एटम के पास कम से कम एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और किसी एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए। तब वो लोन पेयर डोनेट करके उस वैकेंट ऑर्बिटल में एक बॉन्ड बना सकता है, जिसको आप बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। सारी बातें हमने डिस्कस की हैं। अगर आपको बैक बॉन्डिंग में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लास्ट लेक्चर नंबर 21 देखिए, है ना। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलो, तो अब यहाँ पे देखोगे तो हम यहाँ पे
CCl कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, और क्लोरीन के पास आपको तो पता है बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये यहाँ पर बैक बॉन्डिंग कर सकता है। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो आप ये देख रहे हो कि सिंगलेट कार्बिन में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। बैक बॉन्डिंग क्या है? एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है ना। बैक बॉन्डिंग का नेचर कैसा होता है? पाई बॉन्ड नेचर होता है। तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड जब भी बनेगा तो स्टेबिलिटी तो इंक्रीज कर जाएगी। तो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग यहाँ पे सिंगलेट कार्बिन ट्रिपलेट कार्बिन से ज़्यादा स्टेबल है। आप लिख सकते हो कि इस केस में नो बैक बॉन्डिंग, जबकि सिंगलेट कार्बन में बैक बॉन्डिंग होगा, क्योंकि सिंगलेट कार्बन में जो कार्बन है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। क्लोरीन तो इसके पास भी है, लोन पेयर तो इस क्लोरीन के पास भी है, लेकिन ये देगा कहाँ? कार्बन के पास तो वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, इसलिए ट्रिपलेट कार्बन में कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, जबकि सिंगलेट कार्बन में बैक बॉन्डिंग होगा, है ना। यहाँ पर हम क्यों रिपल्शन वाला फैक्टर देख रहे थे? क्योंकि या ना यहाँ बैक बॉन्डिंग हो सकता है ना यहाँ बैक बॉन्डिंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता। माना कि यहाँ कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन हाइड्रोजन के पास लोन पेयर ही नहीं है, तो लोन पेयर रहेगा तब तो बैक बॉन्डिंग होगा। इसलिए बैक बॉन्डिंग का कंडीशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। एक एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए। उसमें भी मैंने आपको बताया है कि एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आते आते हैं वो घटता जाता है। सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग सेकंड सेकंड में होता है, फिर सेकंड थर्ड में होता है, एंड सो ऑन, फिर घटता चला जाता है ना। तो कार्बन सेकंड पीरियड का है, कार्बन सेकंड पीरियड का है और क्लोरीन थर्ड पीरियड का है, तो सेकंड थर्ड है तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। आप बोल सकते हो कि ये जो बैक बॉन्डिंग है, दिस इज 2p पाई 3p पाई। ये 2p पाई 3p पाई टाइप का बैक बॉन्डिंग है। पाई इसलिए क्योंकि नेचर पाई बॉन्ड है, और कार्बन सेकेंड पीरियड का है और क्लोरीन थर्ड पीरियड का है। क्लोरीन के कार्बन का 2p सब ऑर्बिटल खाली है, और क्लोरीन का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके 3p में प्रेजेंट है, तो इसलिए 2p पाई 3p पाई है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि नाम क्या होगा इस बॉन्डिंग का या बैक बॉन्डिंग किस टाइप का है, तो आप बोलोगे 2p पाई 3p पाई टाइप का बैक बॉन्डिंग है। ठीक है, ये क्लियर हमेशा याद रखना। बैक बॉन्डिंग का जो नेचर होता है वो पाई नेचर होता है। बैक बॉन्डिंग का जो नेचर होता है वो पाई नेचर होता है, इसलिए यहाँ पर पाई है। कार्बन का 2p वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2p वाला जो वैलेंस सबशेल है, वैलेंस ऑर्बिटल है, वो एम्प्टी है, और क्लोरीन के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो 3p में प्रेजेंट है ना। बस इसीलिए 2p पाई 3p पाई। अच्छे से देख लो, ये पूरी कहानी है कार्बीन की। केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और बहुत जगह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कार्बीन क्या होता है, सिंगलेट क्या होता है, ट्रिपलेट क्या होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकाली जाती है, क्यों इसको सिंगलेट क्यों इसको ट्रिपलेट बोलते हैं, कार्बीन के केस में कौन ज़्यादा स्टेबल है, और यही कार्बीन को अगर हम डाइक्लोरोकार्बीन बना दें तो उसमें कौन ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है बैक बॉन्डिंग का, और यहाँ कॉन्सेप्ट है रिपल्शन का। रिपल्शन के कारण ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबल था, और इस केस में बैक बॉन्डिंग के कारण सिंगलेट ज़्यादा स्टेबल है। एक बार अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। आपको बाबू A1 लेक्चर मिल रहे हैं एकदम। थोड़े से क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मेरे क्लासेस ऑलरेडी रहते हैं, है ना। नहीं तो आपको लेक्चर एक A1 क्वालिटी का कंटेंट मिल रहा है, आप कहीं से भी कंपेयर कर सकते हो, है ना। आप जब भी क्लास करो तो नोट्स को प्रॉपर अच्छे से लिखो, पढ़ो, और केमिस्ट्री को आप बार बार रिवाइज करो। अगर आपको केमिस्ट्री को अच्छा करना है, खास करके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो आपको पढ़ाई गई चीज़ों को बार बार पढ़ना पड़ेगा, और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। क्योंकि क्वेश्चन इनऑर्गेनिक वगैरह में खासकर कैसा आता है, जो आपको पढ़ाया है ना यही चीज क्वेश्चन में फ्रेम होकर आएगा। तो अगर आप इस चीज में कंफर्टेबल हैं, बार बार आप इन चीजों को रिवाइज करते आ रहे हैं, तो आपको कार्बिन के बारे में सारी चीजें पता रहेंगी, तो कार्बिन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली कर पाओगे उसको। इवन जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे रिएक्शंस रहते हैं, आप उनको बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट वैसे भी क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं आएगा उसमें आपको, है ना। और ऑर्गेनिक वगैरह में क्या होता है कि रिएक्शंस वगैरह करने के बाद क्वेश्चंस बनाओ, तो जितना ज़्यादा क्वेश्चंस बनाओगे रिएक्शंस और उतने अच्छे से समझ में आएंगे, उतने अच्छे से याद हो जाएंगे। तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जो पढ़ाई गई चीज़ें हैं उसको बार बार पढ़ा करो। ठीक है, एक बार देख लो बाबू, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। चलो। नाइट्रोजन हैलाइड्स। ठीक है, नाइट्रोजन का हैलाइड्स, है ना। नाइट्रोजन के हैलाइड्स कैसे होंगे, जैसे आपके पास NF3, NCl3, NBr3, Ni3। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पहले है, ये याद रखा करो, ये तीनों एक्सप्लोजिव्स हैं। एक्सप्लोजिव्स है ना। NF3 जो है, इट इज नॉट एन एक्सप्लोजिव, इट इज नॉट एन एक्सप्लोजिव, है ना। आप YouTube वगैरह पे ना NCl3 के बारे में सर्च करना, है ना, इस कंपाउंड के बारे में, है ना। YouTube वगैरह में NCl3 कंपाउंड के बारे में करोगे ना तो आपको पता चलेगा, डॉक्यूमेंट्री भी मिलेगा आपको। पहले क्या था ना, बहुत पहले जब साइंटिस्ट लोग NCl3 के बारे में पहला बार ये कंपाउंड बना, तो लैब में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, और एक्सप्लोजन होने के कारण जो साइंटिस्ट थे, है ना, उनका आंख चला गया, उनका हाथ डैमेज हो गया, है ना, इस तरीके की बात थी। फिर और एक दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी NCl3 के साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, है ना, क्योंकि पहले बार अगर कोई दुर्घटना हुआ तो लोगों को ऐसा लगा ना कि हो सकता है कि लैब में कुछ दूसरे कंडीशन के कारण कुछ हादसा हो गया, है ना। लेकिन दोबारा फिर NCl3 का जब कोई दूसरा साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा था, फिर से एक्सप्लोजन हो गया, है ना। तब लोगों को जाकर पता चला कि नहीं, ये कोई दूसरे कारण के नहीं, NCl3 कंपाउंड के नेचर के कारण यहाँ बार बार एक्सप्लोजन हो रहा है। फिर और डिटेल स्टडी किया गया, तो फिर उसके बाद इन तीन कंपाउंड्स को एक्सप्लोजिव्स के कैटेगरी में रख दिया गया। ठीक है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन है, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुमको यहाँ पे लोन पेयर दिख जाएगा, और क्लोरीन के पास तुमको वैकेंट 3D सबशेल्स मिल जाएंगे, या ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे, है ना। तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, तो आप सारे कंडीशंस सेटिस्फाइड है यहाँ बैक बॉन्डिंग के, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है NCl3 में, है ना। कंडीशंस बिल्कुल सेटिस्फाइड है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सेकंड पीरियड का भी है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का भी है, क्लोरीन के पास वैकेंट सबसेल्स भी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं होता। क्यों नहीं होता बैक बॉन्डिंग? क्योंकि नाइट्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस ना के बराबर है। अगर आपको पता हो तो नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, और क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन से, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज थोड़ा सा छोटा होता है। लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस ना के बराबर है, इसलिए यहाँ बैक बॉन्डिंग बहुत एफिशिएंट नहीं होता। क्योंकि अगर बैक बॉन्डिंग, सुनो, अगर बैक बॉन्डिंग हो जाता, है ना, अगर बैक बॉन्डिंग होता तो बैक बॉन्डिंग के होने से स्टेबिलिटी बढ़ता, बैक बॉन्डिंग के होने से स्टेबिलिटी बढ़ता, और अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाता, ये कंपाउंड स्टेबल होता, तो ये कभी एक्सप्लोजिव्स की तरह इस्तेमाल नहीं होता। एक्सप्लोजिव तो वो बनेगा ना जो अनस्टेबल होगा, जो रिएक्ट कर जाएगा, जो अनस्टेबल होगा, है ना। तो बैक बॉन्डिंग अगर होता तो स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करता, लेकिन इस बार कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, इसीलिए इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी बहुत कम है, और स्टेबिलिटी अगर कम है तो ये यूज हो रहा है एज एन एक्सप्लोसिव। ठीक है। तो यही कहानी इन तीनों की है, लेकिन NF3 एक्सप्लोजिव नहीं है, है ना। अगर आप ध्यान से देखो, फ्लोरीन, 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 नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, चलो मान लिया, और फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल्स नॉट प्रेजेंट, वैकेंट ऑर्बिटल्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है, है ना। तो यहाँ पे कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं है, नो कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग, नो कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग। उल्टा भी सोच सकते हो, फ्लोरीन के पास यहाँ पर आपको बहुत सारे लोन पेयर दिखेंगे, लेकिन फिर नाइट्रोजन के पास आपको वैकेंट ऑर्बिटल नहीं दिखेगा, तो दोनों तरफ से बैक बॉन्डिंग के कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है।
तो आपको लगेगा सर यहाँ पे भी तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा, तो ये भी एक्सप्लोसिव होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्लोरीन और नाइट्रोजन में फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। यहाँ नाइट्रोजन और क्लोरीन था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस बहुत कम थी। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, फिर पार्शियल नेगेटिव, फिर पार्शियल पॉजिटिव, फिर यहाँ पार्शियल नेगेटिव, फिर पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे 3 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ इस पॉजिटिव और नेगेटिव, फ्लोरीन का साइज भी बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो इन फ्लोरीन पर माइनस आएगा और नाइट्रोजन प्लस प्लस आएगा। तो इस प्लस और माइनस के कारण यहाँ पर अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अट्रैक्शन के बढ़ने से यहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। स्टेबिलिटी के इंक्रीज होने के कारण ये NF3 जो है वो एक्सप्लोजिव नहीं रहेगा, जबकि NCl3, NBr3, Ni3 ये सारे बहुत अच्छे एक्सप्लोजिव्स हैं। कितने लोग को ये पूरी कहानी समझ में आ गई? अरे बोलो। इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्लियर हो गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है। NCl3, NBr3, Ni3 में कोई एक्सप्लोजिव्स हैं? यहाँ लिख सकते हो नो बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग तो NF3 में भी नहीं होगा। लेकिन NF3 में क्या है कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। तो फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और नाइट्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में क्या होगा? एक अट्रैक्शन आ जाएगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अगर अट्रैक्शन आ जाएगा तो अट्रैक्शन के आ जाने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो NF3 कंपेरेटिवली मोर स्टेबल है बाकी तीनों से, है ना। और अगर ये स्टेबल है तो इसीलिए ये एक्सप्लोजिव नहीं है। जबकि बाकी NCl3, NBr3 और Ni3 आपके बहुत अच्छे एक्सप्लोजिव्स हैं, क्योंकि ना ही वहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो रहा है और ना ही वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है कि आपका इस तरीके का चीज़ हो, है ना, कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाए जिसके कारण अट्रैक्शन बढ़ जाए, है ना। अच्छे से देख लो एक बार, ये कहानी है नाइट्रोजन के हैलाइड्स की। अब वो अच्छे से देख लो, समझ लो, इंपॉर्टेंट है चीज़ें। अगर आप नहीं देख रहे हो तो एग्जाम में आप गड़बड़ करके आओगे, क्योंकि जो भी हम बता रहे हैं वो सारी चीजें क्वेश्चंस के फॉर्म में आ चुका है। एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन देखो। ये कंपाउंड है CH3NCS, है ना, नाइट्रोजन है, इस तरीके का कंपाउंड है। इस बॉन्ड एंगल के बारे में आपको कमेंट करना है कि ये बॉन्ड एंगल x क्या होगा, 120 के बराबर, 120 से छोटा, और x लेस देन 120, या कैन नॉट से। बता नहीं सकते, क्वेश्चन में डेटा सफिशिएंट नहीं है। ट्राई करो इसको, ट्राई करो, ट्राई करो।
कर लिए? बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर है x ग्रेटर देन 120 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर 90% बच्चे गलत देते हैं, है ना। 90% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत देते हैं। उनको क्या लगता है, सबसे पहले आप नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो ये नाइट्रोजन आपको sp2 हाइब्रिडाइज्ड दिखेगा, है ना, क्योंकि इसने ये दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर लिखा है। दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर तो स्टेरिक नंबर 3 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन इसकी हो जाएगी sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से कुछ बोलेंगे बच्चे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, है ना, जो सबसे जिनको बस ऊपर झापर नॉलेज रहता है, जो डिटेल में केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, है ना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो आइडियल बॉन्ड एंगल तो 120 डिग्री होता है ना। लेकिन यहाँ पर 120 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है। उसके बाद जो बच्चे थोड़े डिटेल में पढ़ते हैं वो क्या आंसर देते हैं कि सर देखिए, ये जो लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है ना, हम यहाँ पे बना देते हैं ये सी, ऐसा छोटा सा एंगल, जैसे सी एच, यहाँ से जो एन है, और यहाँ पे जो लोन पेयर है, तो ये जो लोन पेयर है ये इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, रिपेल करेगा। VSEPR थ्योरी में हमने पढ़ा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो यहाँ पर इनको रिपेल करेगा, तो अगर इनको ये रिपेल करेगा तो ये वाला एंगल तो लेस देन 120 डिग्री होना चाहिए। तो कुछ बच्चे लेस देन 120 डिग्री बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कोई एक एटम नहीं कनेक्टेड है, यहाँ पर खुद एक बहुत ही बल्कि ग्रुप कनेक्टेड है ना। CH3 कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं, CH3 एक बहुत बड़ा ग्रुप है, क्योंकि उससे एक कार्बन और तीन तीन हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो यहाँ पर इस बल्कि ग्रुप और इस मल्टीपल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, आप बोल सकते हो कि इस बल्कि ग्रुप और इस मल्टीपल बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में रिपल्शन होगा। और रिपल्शन होने के कारण ये वाला बॉन्ड एंगल जो है वो ग्रेटर देन 120 डिग्री है, ग्रेटर देन 120 डिग्री है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ग्रेटर देन 120 डिग्री। ये लगभग बाबू आपका अच्छा खासा 142 डिग्री के आसपास का एंगल होता है ना। 142 डिग्री के आसपास का ये एंगल होता है। तो छोटा मोटा एंगल नहीं है कि 120 से बढ़कर 121 122 हो रहा है, नहीं। यहाँ का जो फैक्टर है वो वन बहुत ज़्यादा, 120 से काफ़ी बड़ा है, 120 से 20-22 डिग्री एंगल इसका बड़ा है। तो CH3NCS में ये बॉन्ड एंगल हमेशा ग्रेटर देन 120 होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हमेशा ध्यान में रखना। यहाँ पे बॉन्ड एंगल के वो कॉन्सेप्ट्स नहीं लगेंगे जो आप पीछे पढ़ कर आए हैं, VSEPR थ्योरी वगैरह में जो पढ़े हैं आपने। हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी में जो आपने बॉन्ड एंगल्स के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उससे अलग है ये, है ना। ये वाली चीज़ तुमको ना केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी देखने मिलेगा, क्योंकि CH3 एक बल्कि ग्रुप कंसिडर होता है। बल्कि ग्रुप मतलब बहुत भारी बड़ा बड़ा ग्रुप, और बड़े ग्रुप में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ डबल बॉन्ड में भी आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो इनके बीच में रिपल्शन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण ये बॉन्ड एंगल 120 से बड़ा हो जाता है ना। ये लोन पेयर चाहता है ये बॉन्ड एंगल कम हो जाए, लेकिन इनके बीच में इतना ज़्यादा रिपल्शन होता है कि जो नेट रिजल्ट आता है उसमें ये बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन 120 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना बाबू, है ना। ये क्वेश्चंस जो हम कराते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। क्लियर है क्या ये चीज़? चलो आगे बढ़ते हैं। एक ये वाला चीज़ देखो थोड़ा, NGEH3, GEH3, GEH3, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर तो है ही। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो जर्मेनियम जो है वो काशी गए संत प्रभु, है ना, ये फोर्थ पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है। इसका 4D सबशेल खाली है, इसका 4D सबशेल खाली है। तो यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पर इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स है। तो ये यहाँ से यहाँ के थ्रू बैक बॉन्डिंग कर सकता है ना। ये हम तुमको एक स्पेशल केस करा रहे हैं। जनरली मैंने आपको बताया है कि बैक बॉन्डिंग सेकंड सेकंड में होता है, सेकंड थर्ड में होता है। लेकिन यहाँ बैक बॉन्डिंग ऐसे एलिमेंट्स के बीच में हो रहा है, एक सेकंड पीरियड का और एक फोर्थ पीरियड का, है ना। लेकिन इस कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग देखा गया है। माना कि बहुत इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, लेकिन इतना भी कम नहीं होगा कि आप इसको बोले कि नहीं इसमें बैक बॉन्डिंग होगा ही नहीं, है ना। तो तुम इसको एज अ स्पेशल केस ट्रीट कर सकते हो, है ना। आप इसको एज अ स्पेशल केस ट्रीट कर सकते हो, जहाँ बैक बॉन्डिंग जो है वो, बोलो, जहाँ बैक बॉन्डिंग आपके सेकेंड पीरियड और
फोर्थ पीरियड वाले एलिमेंट्स के बीच में हो रहा है। बाकी कंडीशन वही है, लोन पेयर है ही, वैकेंट सबशेल हैं ही, वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं ही, तो बैक बॉन्डिंग हो ही जाएगा। आपसे कोई पूछेगा कि इस मॉलिक्यूल का हमको शेप या स्ट्रक्चर बता के, शेप बताइए या स्ट्रक्चर बताइए। ठीक है, तो अब ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर तो रहा नहीं, ये तो पाई बॉन्ड में बदल जाएगा, है ना। तो मैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि ये कुछ इस तरीके का हो सकता है ना। ये जो है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1.33 आएगा। दिस इज बॉन्ड ऑर्डर 1.33 आएगा, क्योंकि वो बैक बॉन्डिंग इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है। तो एक पाई वाला जो बॉन्ड है, जो बैक बॉन्डिंग वाला पाई बॉन्ड है, वो कितने जगह घूम रहा है, इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो एक पाई बॉन्ड जो बैक बॉन्डिंग वाला है वो 3 जगह घूम रहा है, तो उसके एक जगह का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/3। एक बॉन्ड परफेक्ट है और एक 1/3, तो आंसर आ जाएगा 1.33। अब अगर इस मॉलिक्यूल में तुम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp2 दिखेगा, बॉन्ड एंगल कोई पूछे तो एग्जैक्टली 120 डिग्री हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा आपका ट्रायंगुलर प्लेनर। तो ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, थोड़ा ये ध्यान रखना है ना। ये नहीं याद रखोगे बाबू तो आपको लगेगा कि सेकंड पीरियड और फोर्थ पीरियड का आ गया तो बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन इस मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग देखा गया है ना। बहुत इफेक्टिव नहीं है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि आप इसको नेगलेक्ट कर दें कि सेकंड और फोर्थ का है सर तो बैक बॉन्डिंग बहुत बेकार होगा, हम बैक बॉन्डिंग कंसिडर ही नहीं करेंगे। इस मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग बिल्कुल होता है, और कहीं नहीं होगा। बाकी जितनी चीज़ें आपको सिखा दी, सेकंड 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 थर्ड, वही सही है। इसको तुम एज अ स्पेशल केस ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, दिस कंप्लीट्स योर बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग हमने पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया, मेजॉरिटी तो पिछले बार ही कर लिया था। कुछ क्वेश्चंस बचे थे, मैंने देखा लेक्चर कहाँ तक पढ़ाए थे, तो लगा कि कुछ क्वेश्चंस आपको और कराने चाहिए, तो मैंने करा दिया। कार्बिन का क्वेश्चन करा दिया, नाइट्रोजन के हैलाइड्स का क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, और एक ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, एज अ स्पेशल केस जहाँ सेकेंड पीरियड और फोर्थ पीरियड होने के बावजूद भी यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो जाता है। अरे बोलो ना छोटू। बाबू पढ़ो अच्छे से, है ना। थोड़ा सा लेक्चर लेट हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे, आप इसको फॉलो करो। आपको जो कंटेंट यहाँ मिल रहा है आप कहीं से भी कंपेयर कर लो, अच्छे इंस्टीट्यूट्स के, टॉप इंस्टीट्यूट्स के टॉप बैचेस में जो कंटेंट मिलता है, वो कंटेंट आपको यहाँ पर आराम से मिल रहा है। आप इसको पढ़कर रैंक ला सकते हैं, सिलेक्शन की तो बात ही छोड़िए, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, आप अच्छे रैंक ला सकते हैं मेरे कंटेंट्स को पढ़ के। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से, फिर हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ब्रिज बॉन्डिंग। एक बार देख लो वो, है ना, अच्छे से देख लो। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये बॉन्ड एंगल जब भी पूछे ग्रेटर देन 120 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बल्की ग्रुप CH3 प्रेजेंट है। इस बल्की ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो, दो दो चार दो छः, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। तो 6 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन को बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से बड़ा हो जाता है ना। और यहाँ पर कोई बैक बॉन्डिंग भी तो नहीं होगा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन ना इस कार्बन के पास, ना इस कार्बन के पास, किसी के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, क्योंकि अगर बैक बॉन्डिंग हो जाता,
है ना। अगर बैक बॉन्डिंग हो जाता बाबू, तो ये लोन पेयर जो है फिर वो पाई बॉन्ड में बदल जाता, और पाई बॉन्ड में बदल जाता तो 3 पाई बॉन्ड के कारण या 3 सिग्मा बॉन्ड के कारण जो है, सॉरी, अगर ये पाई बॉन्ड में बदल जाता तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाता, और sp हाइब्रिडाइजेशन होने के साथ इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो जाता, तो जो कि इसका बहुत ज़्यादा होता। नहीं समझ रहे हो? अभी ये लोन पेयर है, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन में काउंट हुआ, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई, तो आप 120 के आसपास सोच रहे हो, है ना। लेकिन अगर ये मान लो बैक बॉन्डिंग होता, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है, अगर इधर या इधर किसी के साथ भी वो बैक बॉन्डिंग कर लेता, है ना, अगर वो बैक बॉन्डिंग कर लेता, तो ये लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो जाता? पाई बॉन्ड में। तो अब आप स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते हैं तो आपको सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड दिखता, हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाती, बॉन्ड एंगल सीधा 180 डिग्री हो जाता, है ना। तो वो अलग एस्पेक्ट है, इसमें बैक बॉन्डिंग भी नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, तो इसको ध्यान देना। चलो, अब स्टार्ट करते हैं अपने अगले टाइप का बॉन्ड, जिसका नाम है ब्रिज बॉन्डिंग। ठीक है, ब्रिज बॉन्डिंग, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है बाबू, है ना। इसके एक दो एग्जांपल्स जो हैं, आपने सुना होगा बनाना बॉन्ड, है ना, बहुत फेमस है बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड इसी के बॉन्ड का एक टाइप है, ब्रिज बॉन्ड। ब्रिज बॉन्डिंग बाबू दो तरीके के होते हैं ना, हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जो जो बताएं बस आराम से पढ़ो। एक होता है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और एक होता है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इस 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का ही नाम है बनाना बॉन्ड, है ना। आप पढ़ते हैं, बहुत फेमस एग्जाम्पल है B2H6 का, है ना। आप बोलते हैं B2H6 में बनाना बॉन्ड प्रेजेंट है, या B2H6 में 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट है। अब ये है क्या? अभी तक तो सर आप ऐसा कभी नहीं बोलते थे, इतना सेंटर इतना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये क्या है? हम तुमको समझाते हैं। जैसे तुम जब एक नॉर्मल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हो, है ना, जब तुम एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हो इस तरीके से A B, तो यहाँ पर कितने एटम्स हैं? एक एटम, दो एटम, तो ये दो एटम दो सेंटर हो गए। और इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप इसको बोलोगे 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो पूरे केमिस्ट्री में आप अभी तक जो एक नॉर्मल बॉन्ड रिप्रेजेंट करते थे, वो एक 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड दो एटम के बीच में बना हुआ है ना। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कितने एटम्स के बीच में शेयर्ड हुआ है? 2 एटम्स के बीच में शेयर्ड हुआ है, इसलिए 2 सेंटर्ड। और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, है ना। इस नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड को आप 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड है वो नॉर्मल नहीं, वो कुछ अलग है, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन एंड 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं कि क्या है, उसके बाद आपको और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, चलो एक कंपाउंड ले लेते हैं AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो एल्यूमिनियम ये बनेगा, देखो, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन। क्योंकि एल्यूमिनियम का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो दिस विल बी 3s2 3p1। ठीक है, 3s2 3p1। तो ये हो गया आपका 3s2 3p1। फिर एक्साइड करा के इधर भेज दोगे तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये एक वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, तो क्लोरीन आएगा और क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग करा लेगा, तो ये ग्रीन वाले इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, और एल्यूमिनियम के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो AlCl3 का जो मॉलिक्यूल है वो हाइपोवैलेंट हुआ कि नहीं? मैंने आपको पढ़ाया था कुछ दिन पहले, है ना, हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट कहने का मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। क्योंकि एल्यूमिनियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ पर 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6। ये सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है एल्यूमिनियम के पास, तो इसीलिए ये लिविस एसिड भी है।
है ना, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास टोटल 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 या 8 से ज़्यादा होता तो ये भी स्टेबल होता। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ने सोचा कि भाई LaCl3 ने सोचा कि भाई हमको भी स्टेबल होना है ना, तो क्यों ना बैक बॉन्डिंग किया जाए, है ना, बैक बॉन्डिंग करके देखा जाए कि हम स्टेबल हो पाएंगे क्यों नहीं। क्योंकि देखो बहुत, जैसे BF3 था, BCl3 था, तो ये इनके पास भी तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन ये बैक बॉन्डिंग से एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बना लेते थे जो इनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता था। तो AlCl3 ने भी सोचा कि चलो हम बैक बॉन्डिंग करते हैं, और बैक बॉन्डिंग से अगर हम स्टेबल हो जाए तो बिल्कुल अच्छी बात है। तो देखा गया कि अगर आप AlCl3 के मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो तो आपको एल्यूमिनियम के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल दिखेगा, और क्लोरीन के पास आपको ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और एक के पास लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग हो सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम भी थर्ड पीरियड का है और क्लोरीन भी थर्ड पीरियड का है। और बैक बॉन्डिंग थर्ड और थर्ड के बीच में कभी भी अच्छा या इफेक्टिव नहीं होता। बैक बॉन्डिंग सेकंड सेकंड में अच्छा होगा या सेकंड थर्ड में अच्छा होगा, थर्ड थर्ड में, थर्ड फोर्थ में, उसके नीचे बैक बॉन्डिंग की इफेक्टिवनेस उतनी नहीं रहती। तो आप यहाँ पर बोलोगे कि नो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, नो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग है वो इफेक्टिव नहीं है, यहाँ कोई इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। सब हैरान परेशान, AlCl3 बेचारा दुखी मन से बैठ गया, है ना, यार हम स्टेबल नहीं थे, हम सोचे थे कि बैक बॉन्डिंग से स्टेबल हो जाएं, लेकिन बैक बॉन्डिंग से भी हम स्टेबल नहीं हो पा रहे, है ना, तो बेचारा बहुत निराश होकर बैठ गया। ठीक है, ठीक है, तो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं हो रहा था। तो फिर यहाँ पर AlCl3, 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 और एल्यूमिनियम के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल। सिमिलरली एक और क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन, है ना। तो AlCl3 को जब ये पता चल गया कि वो बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता है, तो बेचारा बहुत नाराज हो गया, बहुत निराश हो गया, है ना, और जाके एक पार्क में बैठ गया, है ना, ये लोग जाकर एक पार्क में बैठ गए, है ना। ये एक AlCl3 का मॉलिक्यूल है और ये एक AlCl3 का मॉलिक्यूल है, दोनों आसपास बैठ गए और दोनों अपना रोना गाने लगे। ठीक है, तो यहाँ जस्ट बगल से एक आदमी जा रहा था, है ना, यहाँ बगल से एक आदमी जा रहा था और उसने इन दोनों AlCl3 को रोते हुए देखा, है ना। तो इसने पूछा कि क्यों रो रहे हो AlCl3, क्या बात है, क्या दिक्कत परेशानी है तुमको कि तुम रो रहे हो। तो AlCl3 दोनों मिलकर बोला कि क्या करे भाई, देखो मॉलिक्यूल तो हैं लेकिन दुनिया अनस्टेबल अनस्टेबल बोल के चिल्लाता रहता है, बोलता है तुम इनकम्प्लीट हो, है ना, और इस बात का हम लोग को बहुत बुरा लगता है ना, क्योंकि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेरे पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, मेरे दोस्त के पास भी 6 ही इलेक्ट्रॉन है, और दुनिया हम लोग को इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट बोल बोल के, है ना, लिविस एसिड बोल बोल के, है ना, हाइपोवैलेंट बोल बोल के चिढ़ाता रहता है। और दुख का बात क्या है कि हम लोग एक बैक बॉन्डिंग करने का सोचे भी तो बोलता है कि थर्ड थर्ड के बीच में बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, तो हम लोग में बैक बॉन्डिंग भी अच्छा नहीं हो पा रहा, तो हमको कोई ना कोई तरीका बताओ जिससे हम स्टेबल हो जाएं, है ना। तो ये जो आदमी गुजर रहा था ये केमिस्ट्री का बहुत बड़ा प्रोफेसर था, इसने बोला रुको हम तुम्हारे लिए कुछ काम करते हैं। इसने इसको और इसको बहुत ध्यान से 5 मिनट तक देखा, ठीक है, और उसके बाद बोला कि तुम स्टेबल हो सकते हो, है ना, बस तुमको अपने शक्तियों को पहचानने की जरूरत है। नहीं होता, कभी कभी कोई आदमी बहुत शक्तिमान रहता है लेकिन उसको अपने शक्तियों का एहसास नहीं रहता। तो वही कहानी AlCl3 के साथ थी। उसने AlCl3 को बोला कि तुम स्टेबल हो सकते हो और वो तुम खुद ही कर सकते हो, तुमको किसी दूसरे की भी जरूरत नहीं है, तुम अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो। तो दोनों AlCl3 घबरा गए, बोला कि ऐसा क्या शक्ति हम लोग के अंदर है जो हम लोग को स्टेबल कर जाए और हम ही लोग को नहीं पता। तो साइंटिस्ट ने बोला देखो हम तुमको एक बात दिखाते हैं, जो तुम्हारे पास ये जो क्लोरीन लगा हुआ है, तुमको यहाँ पर इसके पास 6 6 खाली वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिख रहे, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो किसी के साथ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ऐसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, है ना। तो बोला कि हाँ, फिर इस AlCl3 को बोला कि देखो तुम्हारे पास भी इस तरफ बहुत सारे हैं, तो क्यों ना ऐसा करो कि तुम अपने इस इलेक्ट्रॉन को इसके वैकेंट ऑर्बिटल में दे करके और एक बॉन्ड बना लो,
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी फ्री है। अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन दे के इसके साथ बॉन्ड बना लोगे तो इस एल्यूमिनियम के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे, देखो ये स्टेबल हो जाएगा। और सिमिलरली ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अगर इस वैकेंट ऑर्बिटल में दे देता है तो इस एल्यूमिनियम के भी 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जब तुम्हारे पास खुद घर में पड़ा हो सोना, तब काहे को रोना। ऐड नहीं देखा? मुथूट फाइनेंस का आता है, जब घर में पड़ा हो सोना तब काहे को रोना, जब घर में पड़ा हो इलेक्ट्रॉन्स तब क्यों रोना कि बॉन्ड नहीं बन पा रहा। समझ रहे हो? तो ये साइंटिस्ट जो था, इसने इन दोनों को ये बुद्धि दिया। तो अगर इस तरीके की चीज होगी तो दिखेगा कैसा, देखो ये एल्यूमिनियम है, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन है ना, और ये क्लोरीन तो परफेक्ट यहाँ पे था। अब ये क्लोरीन ने इसके साथ भी बॉन्ड बना लिया तो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। ये वाला क्लोरीन इसका ऐसे ही था, ये वाला ऐसा ही था, और ये वाला जो क्लोरीन है इसने इसको दिया तो वो इसके साथ भी बॉन्ड बना लिया। तो ये जो चीज आपको यहाँ पर दिख रहा है इस तरीके का चीज, इसी को बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड। इसी को बोलते हैं ब्रिज बॉन्डिंग। क्यों बोलते हैं ब्रिज बॉन्डिंग? आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो क्लोरीन है उसने दोनों एल्यूमिनियम को कनेक्ट कर दिया, है ना? जैसे इस तरफ एक गांव है, इस तरफ एक गांव है, और बीच में एक पुल है, तो वो पुल दोनों तो गांव को कनेक्ट कर रहा है। तो ये इस मॉलिक्यूल के एल्यूमिनियम और इस मॉलिक्यूल के एल्यूमिनियम को दोनों को इस सिंगल क्लोरीन ने कनेक्ट कर दिया, है ना? तो आप इसको बोलते हो ब्रिज एटम। क्लोरीन जो है वो इस बार है ब्रिज एटम। वो ब्रिज एटम है जिसने दोनों एल्यूमिनियम को कनेक्ट करके रखा है। क्योंकि ये एक ब्रिज जैसा दिखता है इसीलिए इस बॉन्डिंग का नाम रख दिया गया ब्रिज बॉन्डिंग, है ना? ब्रिज बॉन्डिंग कोई अलग बॉन्डिंग नहीं है। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज हमेशा दो चीजों को कनेक्ट करता है ना, जैसे इस तरफ का पार्ट इस तरफ के पार्ट के बीच में एक ब्रिज बन गया तो वो ब्रिज दोनों तरफ के पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है। तो ये क्लोरीन जो एटम है वो इधर के एल्यूमिनियम और इधर के एल्यूमिनियम को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए ये ब्रिज एटम हो गया, और इस बॉन्ड को बोल देते हैं ब्रिज बॉन्डिंग। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो अब इस क्लोरीन से पूछो कितने इलेक्ट्रॉन है तो बोलेगा सर 8 इलेक्ट्रॉन है, और इससे भी पूछो कितने इलेक्ट्रॉन है तो बोलेगा 8 इलेक्ट्रॉन है। बोलो सही है या नहीं सही है? बिल्कुल सही है। दिस इज Al2Cl6, है ना? तो ये मॉलिक्यूल बन गया Al2Cl6। दिस इज डाइमर ऑफ AlCl3। AlCl3 का डाइमर है, दो AlCl3 मिल गए तो Al2Cl6 बन गया, है ना? याद रखना, जब घर में पड़ा हो सोना तब काहे को रोना। जब घर में पड़ा हो सोना तब काहे को रोना। तो बस यही चीज है। अच्छा तुम हमको बताओ ये किस टाइप का ब्रिज बॉन्डिंग है? हाँ बताओ किस टाइप का ब्रिज बॉन्डिंग है ये? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन है या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, बताओ। ये अगर तुम इस ब्रिज को देखो, इस ब्रिज में कितने टोटल एटम्स हैं जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है? 3। एल्यूमिनियम, क्लोरीन और एल्यूमिनियम, मतलब 3 सेंटर हो गए। और कितने इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं आपको ब्रिज बॉन्ड में? 1 2 3 4, है ना? तो ये हो गया, दिस ब्रिज बॉन्डिंग इज ऑफ टाइप 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। ये जो बॉन्ड हो गया या ये जो है ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। है ना? दिस इज 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन टाइप का ब्रिज बॉन्डिंग है ना? क्योंकि यहाँ पर 3 एटम्स ऐसे हैं जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। या ब्रिज में कितने एटम्स दिख? 3। एल्यूमिनियम, क्लोरीन और एल्यूमिनियम, और इनके बीच में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयर हुए हैं? 1 2 3 4। दिस इज 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। याद रखना, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को बनाना बॉन्ड नहीं बोलते। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को बनाना बॉन्ड नहीं बोलते। जो ब्रिज बॉन्डिंग का दूसरा वाला कैटेगरी आएगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसी को बनाना बॉन्ड बोलते हैं। ये बहुत फेमस है, इसीलिए हम तुम्हारा कंफ्यूजन पहले लाइन में ही दूर कर देना चाहते हैं कि बनाना बॉन्ड किसको बोला जाता है। बनाना बॉन्ड एक तरीके का ब्रिज बॉन्डिंग है, वो भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाला। तो आपसे कोई पूछे कि AlCl3 में बनाना बॉन्ड प्रेजेंट है क्या? नहीं। AlCl3 में ब्रिज बॉन्डिंग जरूर है, लेकिन वो ब्रिज बॉन्डिंग 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन टाइप का है, जिसको हम बनाना बॉन्ड नहीं बोलते। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो, फिर और भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। देख लो एक बार अच्छे से।
ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बनाएं तो एल्यूमिनियम Cl Cl Cl, दिस इज अ 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्डिंग। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्डिंग है ना। तो आपसे इसमें कोई पूछेगा, जैसे पूछेगा कि इन Al2Cl6 कितने तरीके के बॉन्ड्स हैं, कितने 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं बताओ। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन के कितने बॉन्ड हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। नीचे भी तो है, आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये देखो ऐसा, है ना, दो है। तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड कितने हैं, 2। नॉर्मल बॉन्ड्स कितने हैं, मतलब 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड कितने हैं। देखो ये वाला नॉर्मल बॉन्ड है, ये वाला नॉर्मल बॉन्ड है, ये वाला एक नॉर्मल बॉन्ड है, ये वाला एक नॉर्मल बॉन्ड है। तो ये हो गए 4, तो टोटल आपके पास 6 बॉन्ड्स हैं, है ना। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 2 हैं और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 4 हैं। आपसे अब किसी भी एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए, है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन में आपको 4 सिग्मा बॉन्ड दिखेंगे तो आप बोलोगे sp3, है ना। और ये एक नॉन प्लेनर ज्योमेट्री हो गया, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप AlCl3 के बारे में पूछते तो AlCl3 प्लेनर होता और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती। लेकिन Al2Cl6 की बात की जा रही है, उसमें अगर एक एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो वो sp3 हो गया और वो नॉन प्लेनर हो गया। एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट हम बताते हैं जहां 95% बच्चे गलती करते हैं। अगर हम तुमसे एक सवाल पूछें कि Al2Cl6 बनाने से पहले ये दो AlCl3 के मॉलिक्यूल अलग थे, इंडिपेंडेंट थे, और हर एक एल्यूमिनियम के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल था, तुम हमको एक बात पहले बताओ कि हाइब्रिडाइजेशन पहले होता है या बॉन्ड पहले बनता है। तुमने बॉन्डिंग पढ़ा है इतने दिन से, मैंने आपको बॉन्ड बनाना भी सिखाया है, हाइब्रिडाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट सिखाया है। तो तुम हमको बताओ कि बॉन्ड पहले बनता है या पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है ना। पहले पहले मॉलिक्यूल्स का ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन होता है या पहले बॉन्ड बन जाता है बाद में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, ये बताओ। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, छोड़ दो ये सब बातें अभी 5 मिनट के लिए। एक सिंपल सा मेरा क्वेश्चन का जवाब दो कि पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है या पहले बॉन्ड बनता है। बिल्कुल सही, पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है। याद करो हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको क्या बताया है कि वो सारे ऑर्बिटल जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, वो सब आपस में मिलते हैं और मिल करके उतने नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं और फिर उनमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर अगर हम ये बात बोलें कि यहाँ पर पहले तो इस एल्यूमिनियम के पास 3 सिग्मा बॉन्ड थे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 थी, लेकिन इस जगह एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई। तो क्या ये बोलना सही रहेगा कि पहले 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना और बॉन्ड बनने के बाद यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है और इस एक्स्ट्रा बॉन्ड होने के लिए फिर हम हाइब्रिडाइजेशन को sp3 लिखेंगे, क्या ये बात बोलना सही होगा, गलत होगा। बट 95% बच्चे जो अच्छे से नहीं पढ़ते वो यही समझते हैं कि पहले सर क्या हुआ, पहले क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, यहाँ पर एक बॉन्ड बना, जब यहाँ पर ये बॉन्ड बन गया तब ना इस एल्यूमिनियम के 4 बॉन्ड यहाँ पर आए, तब हम लिखेंगे यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके बाद बॉन्ड बनता है। तो ये स्पेशल केसेस हैं, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन या ब्रिज बॉन्डिंग में ऐसा होता है। पहली बार केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि वैकेंट ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। पहले बाबू हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके बाद बॉन्ड बनता है, मतलब ये 3, है ना। अगर हम यहाँ पे अलग से डायग्राम बनाएं, थोड़ा समझ जाना यहाँ पे, ठीक है, देखो 1 2 3, ये 3 तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट लेते हैं, शुरू से लेते हैं, जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है वो सब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट लेते हैं। लेकिन इस बार ये वैकेंट ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वैकेंट ऑर्बिटल टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन।
वैकेंट ऑर्बिटल टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। ऐसा बिल्कुल कभी मत सोचना कि पहले बॉन्ड बना है और क्योंकि वहां एक बॉन्ड बन गया तो एक सिग्मा बॉन्ड आया तो स्टेरिक नंबर 4 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। नहीं, पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग वेरिंग होकर बॉन्ड बनता है। तो इसलिए ब्रिज बॉन्डिंग के केस में या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले के केस में ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। और ये हाइब्रिडाइजेशन में जब पार्टिसिपेट करेगा तो एक s और 3p मिलकर पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी और तब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या शेयर करके जो है वो बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन sp3 इसीलिए है क्योंकि यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। जिस दिन क्वेश्चन आ गया ना बाबू अच्छा वाला, लाइन से बच्चे लटक जाते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके बाद बॉन्डिंग होता है ना। ये फर्स्ट स्टेप है और फिर ये होगा तो ये सेकंड स्टेप बोला जा सकता है। वो फर्स्ट स्टेप है और ये सेकंड स्टेप है। तो यहाँ बोल सकते हो कि वैकेंट ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। नॉर्मली मॉलिक्यूल्स में ऐसा नहीं होता, जितने के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। बोलो क्लियर है क्या? चलो, है ना। जब AlCl3 इस तरीके से स्टेबल हो गया ब्रिज बॉन्डिंग करके, है ना, जब AlCl3 इस तरीके से ब्रिज बॉन्डिंग करके स्टेबल हो गया, ये जो साइंटिस्ट या प्रोफेसर यहाँ से जा रहे थे उसने AlCl3 को मदद कर दिया स्टेबल होने में, है ना। तो ये बहुत फेमस हुआ, ये बात दूर दूर तक ये बात फैल गया कि भाई AlCl3 जो है वो अपने आप को स्टेबल कर पाया एक नए तरीके के बॉन्डिंग से जिसका नाम है ब्रिज बॉन्डिंग। ठीक है, तब ये बात मतलब फैलते फैलते एक मॉलिक्यूल के पास पहुंची जिसका नाम था BH3, बोरॉन हाइड्राइड, है ना, BH3। BH3 को देखोगे तो BH3 की भी कहानी कुछ यही है ना। BH3 की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। इसके पास भी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ बोरॉन है ना। बोलो, बोरॉन है, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p1। इसकी भी कहानी वैसी ही है या जैसी उसकी थी? है ना, वह 2s2 2p1, ये एक्साइट करा देगा, दिस इज 3, है ना। तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो बोरॉन के पास भी एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, लेकिन हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है ना। इसका मतलब BH3 भी बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अभी आप लिख सकते हैं नो बैक बॉन्डिंग। दिक्कत तो यही है, दुनिया इसको भी हाइपोवैलेंट बोलती थी, दुनिया इसको भी इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट बोल के चिढ़ाती थी, और दुनिया इसको भी लिविस एसिड बोलती थी, है ना। तो BH3 के बारे में भी आप बोल सकते हैं इट इज हाइपोवैलेंट, है ना। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। और क्या बोलोगे? हाइपोवैलेंट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, और क्या बोला जा सकता है बताओ? लिविस एसिड है। तो ये भी बेचारा दुखी हो गया, है ना। बैक बॉन्डिंग करने गया तो बैक बॉन्डिंग ने उल्टा पिछवाड़े पे 2 लात मार दिया, बोला कि तुम आ गए मेरे पास बैक बॉन्डिंग करने, तुमको पता भी है कि बैक बॉन्डिंग क्या होता है, कहाँ है तुम्हारे पास लोन पेयर। माना कि बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन देने वाला कोई इलेक्ट्रॉन डोनर भी तो होना चाहिए, तो कोई लोन पेयर देने वाला ही नहीं है, तो बैक बॉन्डिंग भी नहीं हुआ। तो BH3 भी बेचारा बहुत हैरान परेशान हुआ, और ये दोनों जाकर वापस उसी पार्क में बैठ गए जहाँ AlCl3 बैठा था। एक वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास और एक वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास है। ठीक है, फिर यहाँ से वो एक दिन वो साइंटिस्ट फिर टहलते घूमते जा रहे थे। ये तो साइंटिस्ट थे बेचारे, अपने पार्क में, उसी पार्क में डेली घूमा करते थे, है ना, उसी पार्क में डेली घूमा करते थे। तो फिर ये जा रहे थे और फिर उन्होंने 2 मॉलिक्यूल को रोते हुए सुन लिया।
बी एच थ्री बगल में बैठे थे। तो फिर उन्होंने बी एच थ्री से पूछा कि क्यों रो रहे हो भाई, क्या दिक्कत है? तो बोला सर क्या बोले, देखिए मॉलिक्यूल तो हैं लेकिन दुनिया हाइपोवैलेंट इनकम्प्लीट ऑक्टेट लेविस एसिड बोल बोल के चिढ़ाते रहता है, तो क्या किया जाए? बोला कि सर देखिए, तो बोला कि क्या चाहते हो? बोला सर देखिए मुसीबत तो ये है कि बैक बॉन्डिंग करने गए तो वो बोलता है कि तुम्हारा तो कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं है कि तुम बैक बॉन्डिंग कर लो। कुछ कीजिए सर, हम लोग सुने हैं कि आपने AlCl3 का कष्ट दूर किया है, तो कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा भी कष्ट दूर हो जाए। है ना? तो साइंटिस्ट ने बोला कि अच्छा रुको, तुम्हारे लिए भी कुछ देखते हैं। प्रोफेसर साहब थे बहुत तेज वाले, तो उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर इन दोनों को देखा। तो जब जो प्रोफेसर थे, जब वो दोनों इन दोनों मॉलिक्यूल को जब वो देखने लगे, तो उनको एक डिफरेंस नजर आया, जो डिफरेंस AlCl3 में और BH3 में है। कोई बता सकता है कि क्या डिफरेंस है AlCl3 में और BH3 में? थोड़ा हमको पहले तुम बताओ कि तुमको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में, थोड़ा देख के बताओ। ऑब्जर्वेशन का खेल है बाबू, अगर आप चीजों में कंफर्टेबल हैं तो आप आराम से कर पाएंगे। चलो बोलो। बिल्कुल सही। उन्होंने बोला, और या साइंटिस्ट को लगा कि पिछले बार एल्यूमिनियम के पास भी एक वैकेंट ऑर्बिटल था, इस बार बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। एल्यूमिनियम भी 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा था, बोरॉन ने भी 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए। डिफरेंस है साइड एटम का। एल्यूमिनियम से जो साइड एटम AlCl3 में कनेक्टेड था, उसके पास पहले से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे। तो ये अपने एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स को इसको दे दिया और आराम से इन्होंने इस तरीके से एक बॉन्ड बना लिया। लेकिन वो चीज BH3 के पास प्रेजेंट नहीं है। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन से इसने ऑलरेडी बॉन्ड बना लिया। अगर यहाँ हाइड्रोजन के पास भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते तो फिर वो अब BH3 में मॉलिक्यूल BH3 के इस वैकेंट ऑर्बिटल में बोरॉन के इलेक्ट्रॉन दे देता और फिर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन जाता। लेकिन वो बात यहाँ पे नहीं है। है ना? तो साइंटिस्ट को जब ये बात दिखा इन दोनों मॉलिक्यूल में, तो साइंटिस्ट ने उन दोनों को बोला कि पता है तुम्हारा जो बात है ना, तुम्हारी जो दिक्कत है वो AlCl3 से थोड़ी सी ज्यादा है। AlCl3 को अपने शक्तियों का इस्तेमाल करने नहीं आ रहा था। AlCl3 के पास जो क्लोरीन था, उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए थे। है ना? बस उस इलेक्ट्रॉन्स का वो सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तो मैंने उसको बताया कि तुम भाई अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दो और तुम दोनों स्टेबल हो जाओ। लेकिन दिक्कत क्या बात है कि तुम्हारी परेशानी वही है, लेकिन तुम्हारे पास हाइड्रोजन है और इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है जो अपने इस ऑर्बिटल में ये दे दे। है ना? तो ये दोनों मॉलिक्यूल बोले कि सर इसमें नया क्या बता रहे हैं, ये तो हमको पहले से पता है ना, ये बात तो हमको पहले से पता है। अगर हमारे पास भी इस तरीके की बात होती तो हम AlCl3 से सीख करके अपने आप को स्टेबल कर लेते, तो हमको आपकी फिर जरूरत क्या ही पड़ती? क्यों हम आपको फिर दोबारा परेशान करते? जब आप एक बार सॉल्यूशन बता ही दिए थे तो हम उसी तरीके की चीज को अपने मॉलिक्यूल में भी कर लेते। लेकिन वही तो दिक्कत है सर, कि वो इस बार नहीं है हमारे पास, तो क्या किया जाए? तो उन्होंने बोला कि बाबू देखो, तुम्हारा समस्या तो बहुत कठिन है, हम मान रहे हैं, लेकिन कुछ किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? तो उन्होंने बोला कि देखो ऐसा करो कि एक ये जो BH का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, ये जो बॉन्ड है इस बोरॉन और इस हाइड्रोजन के बीच में, है ना, तुम ये इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करके और वो इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर कर दो। है ना? सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। उन्होंने बोला कि तुम अपने इस बॉन्ड को तोड़ दो। तो इस बॉन्ड को जैसे ही तोड़ोगे तो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब वो दो इलेक्ट्रॉन से जा करके तुम इस बोरॉन के साथ बॉन्ड बना लो। ठीक है? तो बोला कि सर इससे क्या होगा? इससे तो और मेरा एक बॉन्ड कम हो जाएगा। बोला कि नहीं नहीं, सुनो सुनो, पहले पूरी बात सुनो।
तो उस समय क्या होगा, अगर ये बॉन्ड टूटा और इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके आपने यहां पर एक बॉन्ड बना लिया, तो बहुत थोड़े से समय के लिए इस बोरॉन के पास चार बॉन्ड हो गए, देखो, क्योंकि तीन तो पहले से थे, इसने एक तोड़कर इसको दे दिया, इसको एक इसने तोड़कर इसको दे दिया, तो थोड़े समय के लिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो बोला कि ठीक है सर, माना कि इसका कंप्लीट हो गया, मेरा क्या? तो बोला कि रुको, सेम इसी तरीके से ये वाला जो चीज है, ये बॉन्ड टूट के इसको मिल जाए, है ना। तो ऐसा करो कि एक बहुत तुम ना ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको घुमाते रहो, ऑसिलेट कराते रहो। कभी ये दो इलेक्ट्रॉन इधर जाकर बॉन्ड बनाए तो ऑक्टेट इनके साथ कंप्लीट हो गया, है ना, और कभी ये दो इलेक्ट्रॉन अगर इधर आकर करेंगे तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएंगे। तुम दोनों परमानेंटली तो कभी स्टेबल नहीं हो सकते, लेकिन अगर तुम ये काम करना सीख जाओ तो तुम थोड़े थोड़े देर के लिए स्टेबल होते रहोगे, है ना। और बात ये थी कि स्टेबिलिटी इनकी 100% इंक्रीज नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी पहले से बेटर थी, है ना। पहले तो इसके पास भी 6 था, इसके पास भी 6 था, है ना। जैसे हम तुमको एक एग्जांपल बताते हैं, मान लो मेरे पास ये एक पेन है, हम इस पेन को यूज कर रहे हैं, हम इस पेन से लिख रहे हैं, लेकिन अगर हम अपना ये पेन 10 मिनट के लिए या एक दिन के लिए अपने किसी दोस्त को दे दें, तो वो इस पेन का इस्तेमाल तो वो भी कर सकता है, वो बोलेगा कि एक दिन के लिए ये पेन मेरा है। फिर हम उसके बाद वो फिर एक दिन के बाद वो मेरे को दे दे पेन, फिर हम एक दिन के लिए हम इस्तेमाल करें तो उस अगले एक दिन के लिए मेरे पास ये है पेन। नहीं समझे? जब कोई चीज आपके पास है ही नहीं, आप उसको परमानेंटली किसी चीज को नहीं दे सकते, तो आप क्या करते हो, चलो शेयर करके काम चला लेते हैं, कभी हम रखेंगे कभी तुम रखना। एक ही पेन है, लिखना दोनों आदमी को है, तो पहले हम लिख लेते हैं, फिर तुम थोड़ा लिख लेना, फिर हम लिख लेंगे, फिर तुम थोड़ा लिख लेना। तो इस तरीके से अगर किया जाए तो हम लोग थोड़े थोड़े देर के लिए स्टेबल हो सकते हैं, है ना। ये बात BH3 को बहुत पसंद आई। उसने बोला कि सर ये बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अगर हम लोग ये काम नहीं करेंगे तो दुनिया में कभी भी किसी भी समय पर स्टेबल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हम इस तरीके से अपने इन बॉन्ड्स को तोड़कर अगर आपस में शेयर करने लगे तो माना थोड़े थोड़े समय के लिए ही हमारा ऑक्टेट कंप्लीट होगा और हमको थोड़े थोड़े समय के लिए स्टेबिलिटी मिलती रहेगी, स्टेबिलिटी मिलती रहेगी, है ना। तो BH3 ये बात करने में राजी हो गया। BH3 जो है वो ये चीज करने में राजी हो गया। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये फाइनली कुछ ऐसा दिखा, ये तो ऐसे ही था, HB, ये तो चार बॉन्ड ऐसे थे, ठीक है, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, है ना। ये बॉन्ड हम बता रहे हैं कि एक बॉन्ड इधर भी घूम रहा है, उधर भी घूम रहा है ना। तो यहाँ पे भी अगर तुम ध्यान से देखो तो तुमको यहाँ पे 3 सेंटर दिखेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो यही दो दिखेंगे ना, इलेक्ट्रॉन तो यही दो दिखेंगे, कभी इधर दिखेगा, कभी उधर दिखेगा, कभी इधर दिखेगा, कभी उधर दिखेगा। ये जो बॉन्ड है एक तरीके से ऑसिलेट करता रहेगा बिटवीन दिस B and H एंड बिटवीन दिस B and H। तो इसीलिए ये है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और इसी बॉन्ड को बोला जाता है बनाना बॉन्ड, है ना। ये थोड़ा, है ना, जब साइंटिस्ट लोगों ने पहली बार इस तरीके की चीज को देखी तो उनको ये शेप जो है वो केला जैसा दिखा। केला का शेप अगर देखोगे तो वो थोड़ा सा ऐसा कर्व जैसा होता है, ऐसा बीच से ऐसा, है ना। तो उन्होंने बोला कि ये केला जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसको उन्होंने बनाना बॉन्ड बोल दिया। बाकी बनाना बॉन्ड का कोई साइंटिफिक सिग्निफिकेंस नहीं है। ये बॉन्ड जो थोड़ा दिख रहा है वो दिखता ये भी वैसा ही है, लेकिन इन्होंने साइंटिस्ट ने पहले ये डिस्कवर किया, ऐसा बॉन्ड उनको पहली बार नजर आया तो उन्होंने बोल दिया बनाना बॉन्ड, है ना। तो अब सबको बनाना बॉन्ड तो नहीं बोलते रहेंगे, तो फिर ये स्पेसिफाई हो गया कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले को ही बनाना बॉन्ड बोलेंगे। बाकी तुमको इस पे फोकस नहीं करना है, इस चीज पर फोकस करना है कि ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कैसे है। देखो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कितने एटम्स के बीच में शेयर हो रहे हैं, 3, एक इस बोरॉन और इस हाइड्रोजन के बीच में और हाइड्रोजन और इस बोरॉन के बीच में। तो ये दो इलेक्ट्रॉन 3 एटम्स के बीच में शेयर हो रहे हैं, तो 3 सेंटर्ड। और कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो इसलिए 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इस तरीके के अच्छा, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से अगर ये बॉन्ड बनाएंगे तो ये थोड़े थोड़े समय के लिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते रहेंगे और थोड़े थोड़े समय के लिए ये स्टेबल होते रहेंगे। तो एज कंपेयर टू पहले वाले से ये चीज़ अगर करेंगे तो कंपेरेटिवली इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, है ना। ये परमानेंटली स्टेबल नहीं हो सकते, है ना, ये परमानेंटली स्टेबल नहीं हो सकते क्योंकि इनके पास कोई एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो इस वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करके बॉन्ड बना ले, जैसे Al2Cl6 में हो रहा था, है ना। लेकिन फिर भी अगर ये अपने बॉन्ड ब्रेक करके थोड़ा थोड़ा देर तक अगर इस बॉन्ड को ऑसिलेट कराते रहें तो थोड़े समय के लिए ये स्टेबल होगा, थोड़े समय के लिए ये स्टेबल होगा, जो कि बेटर है हमेशा ना स्टेबल होने से,
है ना। तो ये पूरी कहानी है BH3 की या B2H6 की। आप ये बोल सकते हो दिस इज डाइमर ऑफ BH3 या B2H6। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो जो बात हम बताना चाह रहे हैं वो भी। ठीक है, देख लो बाबू, अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, ठीक है। दिस इज अ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो पहला आपसे यही पूछेगा इसमें कितने कितने तरीके के बॉन्ड हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हो गए, दो, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। नॉर्मल बॉन्ड कितने हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड कितने हैं, इसमें भी 4 हैं, तो टोटल आपके पास 6 बॉन्ड्स हैं। आपसे बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, तो बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन फिर sp3 हो गया, क्योंकि जिस समय ये वाला टूट के इधर जाएगा उस समय इसके पास लगभग 4 बॉन्ड होंगे, थोड़े समय के लिए ही होंगे लेकिन होंगे। तो sp3 होगा, sp3 हो जाएगा तो स्ट्रक्चर आपका नॉन प्लेनर हो जाएगा, है ना। जबकि अगर आप कंपैरिजन करो BH3 का, तो BH3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और वो प्लेनर है, लेकिन आफ्टर ब्रिज बॉन्डिंग ये चीज़ है। इसका मतलब यहाँ पे भी आप यही बात बोलोगे जो आपने AlCl3 में बोला था, ये वाला जो वैकेंट ऑर्बिटल है दिस टेक्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा उसके बाद ही किसी तरीके का बॉन्ड बन सकता है। ये केमिस्ट्री का सबसे बेसिक फंडामेंटल है। हाइब्रिडाइजेशन पहले होता है, उसके बाद आपको दुनिया में जिस तरीके का बॉन्ड बनाना है वो बनेगा, है ना। तो यानी ये वाला जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये फिर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट लेगा। तो वैकेंट ऑर्बिटल टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देख लो एक बार, देख लो बाबू, BH3 वाला है ना। BH3 जो है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा केस है एज कम्पेयर टू Al2Cl6। Al2Cl6 में तो AlCl3 को अपने शक्तियों का अंदाजा ही नहीं था, उसके पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, बस दिया और बॉन्ड बना लिया। लेकिन यहाँ पर तो इनका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, तो इस तरीके से जो ये जो बॉन्ड को ऑसिलेट करा रहा है, कभी इनके बीच, कभी इनके बीच, कभी इनके बीच, कभी इनके बीच, जिसके कारण ये बहुत थोड़े थोड़े समय के लिए कभी ये स्टेबल, कभी ये स्टेबल, कभी ये स्टेबल, कभी ये स्टेबल। तो BH3 को ये बात मंजूर है, क्यों? क्योंकि अगर वो ये काम नहीं करेगा तो वो जिंदगी में हमेशा अनस्टेबल रहेगा। ऐसा करने से कम थोड़े थोड़े समय के लिए ये दोनों आपस में स्टेबल तो होते रह रहे हैं, तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, एक बार देख लो, ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छा, ये पूरा फंडामेंटल बेसिक्स है ब्रिज बॉन्डिंग का, है ना। ये पूरा बेसिक्स है ब्रिज बॉन्डिंग का। ब्रिज बॉन्डिंग में इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी क्वेश्चंस करेंगे और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं वो आपको सिखा देंगे, नहीं तो कॉन्सेप्ट इतना है। अच्छे से देख लो।
एक बात और देखना, अगर कभी कंपैरिजन आ जाए, है ना, समझ गए होगे इतना तो, अगर कभी कंपैरिजन आ जाए, है ना, थ्री सेंटर या ब्रिज बॉन्ड और नॉर्मल बॉन्ड्स में, ब्रिज बॉन्ड्स और नॉर्मल बॉन्ड्स में किस टाइप का कंपैरिजन, अगर बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन आ जाए, है ना, तो देखोगे कि जनरली ये पूरा ब्रिज बॉन्ड है, ये तो छोटा सा बॉन्ड है, लेकिन इस पूरे चीज को आप ब्रिज बॉन्ड बोलते हो, तो बॉन्ड लेंथ में ब्रिज बॉन्ड ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल बॉन्ड्स, है ना। और दूसरा आ जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ में, ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, ब्रिज बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ भी नॉर्मल बॉन्ड से ज़्यादा रहता है, ज़्यादा रहता है। अब आपको ऐसा लगेगा सर ये कैसा, अभी तक तो ये चीज़ जहाँ जिसका जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होता था, जिस जहाँ बॉन्ड लेंथ बड़ा होता था उसको तोड़ना आसान रहता था, वो बात अलग है, लेकिन वो सारी बातें टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लिए सही है ना। ये वाला चीज़ आप पढ़ते थे कि स्टेबिलिटी या बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, लेकिन ये सारी बातें सिर्फ टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स के लिए थी, है ना। यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो जैसे AlCl3 ले लो या यहाँ पे ले लो, तो यहाँ पर ये जो चार इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे तीन तीन न्यूक्लियसेस का अट्रैक्शन लग रहा है, जबकि नॉर्मल बॉन्ड्स में, नॉर्मल ये नॉर्मल बॉन्ड है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे दो न्यूक्लियसेस का अट्रैक्शन लग रहा है, दो एटम के न्यूक्लियसेस उन बॉन्ड्स को अट्रैक्ट करके रखे हैं, जबकि ऐसे केसेस में यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे यहाँ पे दो ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन दो इलेक्ट्रॉन तीन एटम्स के बीच में घूम रहा है, तो तीन सेंटर के जो तीन एटम्स के जो न्यूक्लियसेस हैं वो उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ ब्रिज बॉन्ड्स में, है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ब्रिज बॉन्ड्स में तीन एटम्स के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लगता है, ठीक है, तीन एटम्स के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लगता है, इसीलिए ब्रिज बॉन्ड्स आर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर, आर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर, ब्रिज बॉन्ड्स जो हैं वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होते हैं, ठीक है, याद रखना बॉन्ड लेंथ भी बड़ा होता है ब्रिज का, और बॉन्ड और ये जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना। आप ये लिख सकते हो, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि इन केस ऑफ B2H6 ब्रिज बॉन्ड्स आर लॉन्गर एंड ब्रिज बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ठीक है, देख लो अच्छे से। बोलो क्लियर है क्या? चलो एक की पॉइंट देखो, तुम अगर हम तुमको कोई मॉलिक्यूल दें तो तुम देख करके बता सकते हो कि उसमें थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड बनेगा या थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड बनेगा, देख के बताना है। जैसे मान लो हम तुमसे अभी एग्जांपल पूछे AlCl3 और BH3, है ना, पहले बात तो डाइमर लिखना पड़ेगा, क्योंकि AlCl3, हाँ ये भी बात देख लो भाई, अगर AlCl पूछे AlCl3 में किस टाइप का ब्रिज बॉन्डिंग है, BH3 में किस टाइप का ब्रिज बॉन्डिंग है, इन दोनों में ब्रिज बॉन्डिंग नहीं होगा। डाइमर ऑफ AlCl3, जब दो AlCl3 अगल बगल रहेंगे तो वो ब्रिज बॉन्डिंग कर सकते हैं ना, एक अकेला AlCl3 या एक अकेला BH3 ब्रिज बॉन्डिंग नहीं कर सकता, तो ये डाइमर वर्ड इनके साथ जुटा हुआ होना चाहिए, अगर डाइमर वर्ड नहीं जुटा हुआ तो इनमें ना ये दोनों में से कोई ब्रिज बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, ना थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन ना थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। तो डाइमर ऑफ AlCl3 में किस टाइप का ब्रिज बॉन्डिंग था, थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन, और इसमें कैसा था, थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कैसे पता चला, बहुत सिंपल है, यहाँ पे AlCl3 में क्लोरीन साइड एटम है और BH3 में हाइड्रोजन साइड एटम है, तो जब साइड एटम के पास लोन पेयर रहे
तो वो इस तरीके का काम कर सकता है, क्योंकि क्लोरीन के पास लोन पेयर था तभी वो एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में डायरेक्टली डोनेट कर दिया था। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं था, तो आप लिख सकते हो कि अगर साइड एटम के पास लोन पेयर है तो वो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन वाला ब्रिज बॉन्डिंग करेगा। ठीक है। और अगर साइड एटम के पास लोन पेयर नहीं, लोन पेयर नॉट प्रेजेंट, तो वो 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्डिंग करेगा। है ना, ये याद रखना, कभी तुमसे पूछ लेंगे कि कौन किस टाइप का ब्रिज बॉन्डिंग कर रहा है, तो बस साइड एटम देखना। साइड एटम के पास अगर लोन पेयर है तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, साइड एटम के पास लोन पेयर नहीं है तो 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। चमका क्या? चलो हम एक क्वेश्चन देते हैं, तुम हमको बताना कि इसमें किस टाइप का बॉन्ड होगा, ठीक है। हर जगह डाइमर रहेगा, हम बार बार डाइमर लिखेंगे नहीं, ठीक है। BH3 AlCl3 AlBr3 Ali3 BeH2 BeCl2 AlCH3 होल थ्राइस ICl3। चलो बताओ, इन डाइमर हर के साथ है, तुमको बताना है किसमें किसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होगा और किसमें 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन होगा। BH3 साइड एटम हाइड्रोजन है, कोई लोन पेयर नहीं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। AlCl3 साइड एटम क्लोरीन है, क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन। AlBr3 साइड एटम ब्रोमीन बनेगा, ब्रोमीन भी हैलोजन है, उसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। Al(I3) आयोडीन भी हैलोजन है, उसके पास भी लोन पेयर होगा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। BeH2 बेरिलियम हाइड्रोजन बनेगा, साइड एटम इसके पास कोई नहीं है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। BeCl2 सेंट्रल एटम बेरिलियम लेकिन साइड एटम क्लोरीन, इसके पास लोन पेयर होगा, तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। AlCH3 होल थ्राइस कार्बन है, कार्बन है साइड एटम, नहीं होगा। ICl3 में 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आयोडीन बनेगा सेंट्रल एटम और क्लोरीन बनेगा साइड एटम, इसके पास तो 3 3 लोन पेयर होते हैं, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। है ना, अभी ब्रिज बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे पॉइंट्स हैं इसमें, अच्छे एक दो रिएक्शंस हैं उनको करेंगे। है ना, इनऑर्गेनिक बेंजीन का, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट का, है ना, कुछ रिएक्शंस हैं उनके, यहीं पर कर लेंगे उसको। और वो रिएक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं बहुत बार। ठीक है, तो वाइंड अप करते हैं आज का क्लास। ठीक है, एक बार बाबू अच्छे से देख लो, है ना, आज का ब्रिज बॉन्डिंग वगैरह समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो एक बार तुम देख लो, अगर तुमको किसी भी चीज़ में डाउट है तो। ये देखो ब्रिज बॉन्डिंग वाला बात, थोड़ा सा बचा है ब्रिज बॉन्डिंग, इसको हल्का फुल्का कंप्लीट करके और अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एमओटी करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना, और आयनिक बॉन्ड। 2 3 टॉपिक बचे हैं, कोशिश करेंगे कि इस वीक में हम लोग इसको कंप्लीट कर ले संडे तक। ठीक है, एमओटी और बैक बॉन्ड और आयनिक हो जाएगा तो ये चैप्टर कंप्लीट। केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट मतलब आपने केमिस्ट्री का जंग आधा जीत लिया है, उसके बाद तो बस पढ़ना है, कुछ चैप्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर ही है सब, तो आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था। ये साइंटिस्ट नहीं आता तो क्या होता AlCl3 और BH3 का। ठीक है, ठीक है बाबू, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।